बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने अपने लास्ट लेक्चर में जहाँ तक स्टडी किया था तो वहाँ से आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि किसी भी एटम की जो वैलेंसी होती है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, जितने भी जो सिंपल इन आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी वैलेंसी बेसिकली क्या होती है, जो वो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है, ठीक है, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, वो एटम जिनके अंदर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वैलेंस शेल के अंदर, तो वो ये प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करें, और जिनके अंदर ग्रेटर देन 4 हों इलेक्ट्रॉन तो वो ये प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। ठीक है, जितने भी लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है यहाँ पे, ठीक है, तो इन सब के अंदर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या प्रेफर करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करें। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ठीक है, तो ये क्या प्रेफर करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई भी एटम है या कोई भी कंपाउंड है या कोई भी एलिमेंट है, या वो आयोनिक है या दूसरा है, तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या लॉस करते हैं, या उनकी वैलेंसी क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो एक एलिमेंट जो है वो अपने कैसे वो एक वैलेंसी जो है ना बनाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने वो चीज़ चेक करनी है। तो ये हमारे पास ये जो बेसिकली जो एटम होता है, ठीक है, उसकी जो शेप होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, ये इस फॉर्म में होता है। सिर्फ गोल फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉरी मुझसे सही से ये बन नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह उसके मिड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके वैलेंस शेल में क्या होता है, इस तरह के वाइट शेल होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन्स होते हैं और एक क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कोई भी जो एटम होता है वो क्या करता है कि इन दोनों चार्जेस को बैलेंस करने की कोशिश करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को। जब वो इनको बैलेंस करेगा तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अब कैसे बैलेंस होगा, क्योंकि हर जो एटम है वो ये चाहता है कि उसके बैलेंस शेल के अंदर ना 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी शेल्स हैं। ठीक है ना, ये सब शेल्स हैं, जैसे कि एक ये वाला शेल है, एक ये है और एक ये बाहर वाला शेल है। ठीक है, तो ये जो शेल्स होते हैं इसमें ये क्या, हर शेल में ये चाह रहा होता है, ये जो उसका बैलेंस शेल है ये चाह रहा होता है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो बैलेंस शेल जो होगा उसका वो क्या होगा, जो उसका जो बैलेंस शेल होगा वो स्टेबलाइज होगा। ठीक है, और वो जो एटम होगा उसकी वैलेंसी क्या होगी, पूरी होगी। ठीक हो गया, अब उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को या गेन करेगा या लॉस करेगा। ठीक है, तो इस वजह से जिस भी एलिमेंट के अंदर 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस करेगा। और जिनके वैलेंस शेल के अंदर 4 से ज़्यादा होंगे तो वो ये प्रेफर करेगा कि वो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबलाइज कर ले। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के कंपाउंड है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे जितने भी कंपाउंड है, ये देखिए इन सब में क्या है, इनकी वैलेंसी 1 1 1 2 3 4, यानी कि ये सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। और ये जो जितने भी है ना ये एलिमेंट सारे, ये क्या कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़नी है कंपाउंड। अब कंपाउंड्स क्या होता है कि कंपाउंड बेसिकली क्या चीज़ होती है कि ये जो एलिमेंट है ना अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए दूसरे से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, दोनों एटम्स के दरमियान। जब ये बॉन्ड बनता है तो हमारे पास एक नई प्रोडक्ट बन जाती है, नई चीज़ बन जाती है, वो क्या कहलाएगी, कंपाउंड कहलाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर का कहते हैं कि फार्मूला जो है H2O है। ठीक है, या फिर हम इसकी यहाँ पे HSO4 है ये वाला जो, ठीक है, ये जो HSO4 है ये FeSO4 है। बेसिकली ये क्या किया है कि एस ने, ऑक्सीजन ने, ये सल्फ़र है, ऑक्सीजन और आयरन है। ठीक है, इन सब ने क्या किया कि मिल के ना
किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है, एक ने लिया है, तो इस तरह मिलजुल के ना इन्होंने तो आपस में एक दूसरे को स्टेबलाइज तो किया, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, उनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया, यानी कि इनकी एक फैमिली बन गई, छोटी सी एक नई फैमिली की फॉर्म में ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमारे पास जो उनके इकट्ठे होने से जो चीज़ बन रही है ना, बेसिकली वो क्या है, कंपाउंड है। ठीक हो गया। अब जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं, और उनके जो उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, लिख के उससे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जो कंपाउंड्स होता है ना, हर एक कंपाउंड उसको डिवाइड किया गया है दो के अंदर, दो फॉर्म है इनकी, एक आयोनिक है और एक कोवेलेंट है। ठीक है। आयोनिक कौन से होते हैं और कोवेलेंट कौन से होते हैं? ठीक है। आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जो डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जो या इंडिपेंडेंट फॉर्म में जो एग्जिस्ट नहीं करते, उनको हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये इनके क्या होते हैं, क्रिस्टल्स बने होते हैं, और इनकी 3 डायमेंशनल शेप में ये मौजूद होते हैं। और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके लिए हम कुछ फार्मूलाज लिखते हैं, क्या कहलाते हैं, उनके फार्मूला यूनिट कहलाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है और कॉपर सल्फेट है। इसके अलावा जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर, और उसको उनका जो फार्मूला होता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास वाटर है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, H2O है। इस तरह सोडियम क्लोराइड है, इसका फार्मूला NaCl है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसका फार्मूला SiO2 है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड Na सोडियम OH हाइड्रो O से H से हाइड्रो O से ऑक्साइड। इस तरह सोडियम कार्बोनेट है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, शुगर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनिया है। तो ये सारे क्या हैं, बेसिकली कंपाउंड्स हैं। उसके अलावा हम आगे चलते हैं मिक्सचर। ठीक है। तब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट फिज़िकली मिक्स अप हों, ठीक है, डिफरेंट रेशो के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस होते हैं और एक हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस कौन से होते हैं कि जिनकी हमारे पास एक यूनिफॉर्म जिसकी कंपोजिशन हमें मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। और जिनकी अनयूनिफॉर्म जो है, नॉट यूनिफॉर्म, जिनकी फॉर्म आए या कंपोजिशन आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस कहेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्या है, एयर है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी हवाएं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उनका मिक्सचर एक ऐसा है कि वो एक दूसरे में फिजिबल हैं, एक दूसरे के अंदर जो है ना वो मिक्स हो गए हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। हेट्रोजीनियस जो जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो, जैसे हम पानी और रेत को मिला दें, या सॉइल के अंदर हम मट्टी को सॉइल के अंदर हम किसी रॉक्स को जो पड़ी होती हैं छोटी छोटी, तो वो मतलब उनका एक मिक्सचर जो है ना एक दूसरे में फिट नहीं आ रहा होता, यूनिफॉर्म एक चीज़ नहीं हमें शो हो रही होती, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमने बताना है कि कंपाउंड्स क्या होता है। बेसिकली जो कंपाउंड होता है ना, वो क्या होता है, जो कंपाउंड होता है ये केमिकल कंपोजिशन होती है, ठीक है, उसको हम कंपाउंड कहेंगे। जब वो क्या हो, एक फिजिकल कंपोजिशन या सिंपल मिक्सिंग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। दूसरा, कंपाउंड के अंदर ना इलेक्ट्रॉन या लॉस होंगे या गेन होंगे किसी भी चीज़ के, और वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर लेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल इंटायरली क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जबकि जो मिक्सचर होता है उसके अंदर जो कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी ही रहेंगी। जैसे हम पानी के अंदर रेत डालें तो पानी पानी रहेगा, रेत रेत ही रहेगी। लेकिन अगर हम पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, उसकी जो कंपोजिशन है बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है। जैसे पानी के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स बन जाती हैं, वो टोटली क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ ना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वो वैसी प्रॉपर्टीज़ रहती है, नई वाटर की रहती है, तो एक नई चीज़ हमारे पास बन गई है, तो वो बेसिकली क्या है, कंपाउंड है। ठीक है। कंपाउंड की जो कंपोजिशन होती है उनकी हमेशा फिक्स कंपोजिशन होती है, ठीक है, जबकि मिक्सचर जो होता है उसकी कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है। और कंपाउंड के जो होते हैं कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, यानी फिजिकल मीन से हम कंपाउंड्स को, कंपाउंड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग नहीं कर सकते, यानी कि हम उसको हीट अप करके या फिर हम उसको कोल्ड करके हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। जबकि जो मिक्सचर है, जैसे कि हमारे पास दो मिक्सचर्स हैं, अगर हमने क्या क्या किया, रेत के अंदर पानी रखा हुआ है, तो हम पानी को क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट अप करके एवापोरेट कर लेंगे और रेत हमारे पास बच जाएगी। तो इसी तरह से यानी कि हम इनको जो कंपाउंड्स होता है यानी कि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मीन्स के थ्रू, लेकिन हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा एवरी कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला,
ठीक है, हर एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है, लेकिन मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड क्या होता है? होमोजीनियस कंपोजिशन। जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो कंपोजिशंस होती है वो होमोजीनियस होती है, जबकि जो मिक्सचर होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। ठीक है, और कंपाउंड हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि जिस चीज़ के ऊपर कोई भी सॉलिड चीज़, जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी जितने भी जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, जबकि मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, ये स्टडी करनी। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बेसिकली वो उसका क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी के साथ। लेट्स सपोज हमारे पास एक हाइड्रोजन है, उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, तो उसका जी क्या होगा? यानी एटॉमिक नंबर विल बी उसका क्या होगा? 1 होगा। इसी तरह से हमारे पास कार्बन है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा। इसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन है और उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने वो हैं प्रोटॉन से 8 है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8 होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से सल्फ़र है, उसके न्यूक्लियस के अंदर 16 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 16 होगा। इसी तरह से मैस नंबर क्या होता है? बेसिकली मैस नंबर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या कहलाएंगे? उसका मास नंबर कहलाएंगे। ठीक है, याद रखना है एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर कहेंगे। और मास नंबर ये होगा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की टोटल जो क्वांटिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे? मास नंबर कहेंगे। ठीक हो गया। और उसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, और इट इज़ कैलकुलेटेड एज जी प्लस एन। अब यहाँ पे देखो कि जी क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, और एन क्या है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स है। तो जी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर बेसिकली, एक बार फिर से रिपीट कर रही है, एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की जो टोटल कंपोजिशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ़, उसको मास नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि एक हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, उसके एटम है जिसका जो एटॉमिक नंबर है 238, सॉरी एटॉमिक मास 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है। तो हमने क्या चीज़ बतानी है? इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बताने हैं। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बेसिकली क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन व्हेन इक्वल टू कितने होंगे? 92 होंगे। अब हमने ये बताना है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। हमने ये देखा था कि जो मास नंबर के मुताबिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की कोलेक्टिवली जो उनकी कंपोजिशन होती है, कोलेक्टिवली जो उनकी क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ़ उसको मास नंबर कहते हैं। तो मास नंबर के मुताबिक अब अगर हम देखें तो इसमें से हम क्या करेंगे? टोटल जो हमारे पास मास नंबर है वो 238 है, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, उससे माइनस करेंगे हम एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या था? 92, और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। तो 238 से हमने माइनस किया 92 को, तो हमारे पास 146 बचा, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास 146 क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, क्योंकि एटम जो एलिमेंट जो होते हैं बेसिकली वो बहुत छोटे होते हैं, उनका मास हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इस चीज़ को ईजियर करने के लिए उन्होंने कार्बन को एज अ रेफरेंस कंपाउंड लिया है, क्योंकि दुनिया में कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर चीज़ के अंदर कार्बन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन है, प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर,
हवा में देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन है, ज़मीन में कार्बन है, हर चीज़ में कार्बन है। तो इस वजह से क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो इस वजह से उन्होंने कार्बन को एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिफरेंट किस्म के एलिमेंट लिए और उसकी कार्बन की रेशो के हिसाब से उसकी उन्होंने क्या किया, मैस कैलकुलेट किया, और वो क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मैस कहलाता है। तो जब भी आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मैस, तो आपने ये बताना है कि किसी भी एलिमेंट का वो मास जो हम कार्बन 12 के रेशो के साथ हम कैलकुलेट करते हैं, वो क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि कार्बन 12 के साथ रिलेट करके हमने क्या किया, उसका मैस हमने निकाला है। ठीक है, बेसिकली कार्बन 12 क्या है कि कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, तो कार्बन 12 है। तो जो कार्बन 12 है ना, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बाकी रेयर फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए हमने कार्बन 12 को एज आ रेफरेंस पॉइंट लिया, यानी कि कार्बन की जो वो वाला कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, ठीक है, तो आपने क्या करना, उसको एज हमने रेफरेंस पॉइंट लेके वो दूसरे किसी भी एटम को उसके साथ रिलेट करके जो मास निकाला है वो क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, और ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है इसका यूनिट है वो AMU है, और किसी भी एटम की जो वन रिलेटिव एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, उसको ग्राम से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, उसका 1 AMU किसके इक्वल है, 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक हो गया। उसके बाद केमिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाता है, केमिकल फार्मूला कहलाता है। ठीक है, और केमिकल जो फार्मूला होता है उसको हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने उनके सिंबल्स लिखने हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमने फिर क्या करना है कि इसका हमने देखना है कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दूसरा, वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ इट। देखिए, जैसे सोडियम हमारे पास है, इसको इसके अंदर एक कैपेबिलिटी की एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि इसको देखो कि जब वो कुछ भी चीज़ इलेक्ट्रॉन लॉस करती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जब वो लॉस करेगा तो उसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। यानी कि जब देखो सोडियम है, ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जब ये लॉस करता है तो 1 पॉइंट इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। जबकि ये जो कैल्शियम है, यहाँ पे Ca की कैल्शियम है, ये क्या कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, तो इसको 2 पॉइंट जो है ना, उसका चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। फिर हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन क्या करती है कि इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करती है, गेन करती है। ठीक है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर 1% जो नेगेटिव चार्ज होगा ना, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये कि दोनों ऑक्सीजन जो है ना, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देके तो ये स्टेबलाइज होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको O2 की फॉर्म में लिखा हुआ है। थर्ड चीज़ हमने ये देखनी होती है कि वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू बी लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज ऑफ मेथड। इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड में हमने लिखना है। ठीक है, अब इसकी जो वैलेंसी है ना, इसकी वाली वैलेंसी, ठीक है, इस एटम की वैलेंसी हमने इसके साथ लिखनी है, इसकी वैलेंसी हमने इसके साथ लिखनी है। ठीक हो गया, यानी कि ये जो क्लोरीन था ना, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, तो 2+ इसका चार्ज बढ़ गया, और इसने ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो यानी गेन तो इसने किए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, 2+ लिखा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इसका भी इन्होंने वैसे ही लिखा है। ठीक है, इफ़ बैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। अगर हमारे पास बैलेंसीज क्या होंगी, सेम होंगी, और उनको केमिकल फार्मूलाज में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सोडियम की वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की वैलेंसी 1 है, तो NaCl की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। इस तरह यहाँ पे कैल्शियम और दोनों की वैलेंसी कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2 है, क्लोरीन की भी क्या है, क्लोरीन की जो है 1 है, तो इस तरह हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख लिया। ठीक हो गया। If ion is the combination of 2 or more atom which is called radical bearing a net charge on it, अगर हमारे पास कंपाउंड के अंदर क्या आयन है, ठीक है,
तो आयन में हम क्या करना है, हमने उसको कैसे लिखेंगे, उसको हम उसके अंदर जो जितना चार्ज आ रहा है ना, जिनकी जो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया या लॉस किया है, ठीक है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उसने जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, लॉस किए होंगे, सॉरी मैं बार बार गेन और लॉस में थोड़ा वो हो जाती हूँ। तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसने जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो उसके ऊपर उतने गुना पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जब वो पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर बढ़ेगा तो वो जितना हमारे पास वो नंबर बनेगा उसको हमने उसके ऊपर एज इट इज़ लिख देना। इसी तरह से जो अगर इलेक्ट्रॉन कोई क्या करता है, एटम सॉरी कंपाउंड वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर कितने परसेंट चार्ज बढ़ा, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, 3 किए, 4 किए, 1 किया, तो जितना उसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा ना उतना ही हमने वहाँ पे उसके ऊपर चार्ज लिख देना है, ठीक है। और एक और चीज़ आपने वो हमेशा माइंड में रखनी है कि किसी भी एटम की जो चार्ज होता है ना वो कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 होता है, -4 होगा या +4 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इससे ज़्यादा ना होता और ना ही उसके ऊपर कोई चार्ज होता है। क्यों, आपने देखा होगा कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट हैं वो कितना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाह रहे होते हैं अपने वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है। जिनके अंदर 4 से कम होंगे तो वो क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने लॉस कर देंगे, ठीक है, लॉस कर देंगे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वो हो सकता है वो अपने पूरे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें तो +4 पर उसके ऊपर चार्ज आ जाए, या फिर इस तरह से, ठीक है। अब हमने आगे देखना एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल केमिकल फार्मूला की 2 टाइप्स होती है, एक उसका एम्पेरिकल फार्मूला आता है, एक उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। हमने बताना कि जो एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली वो होता है जो किसी भी कंपाउंड की ना सिंपल होल नंबर रेशो को शो कर रहा हो, ठीक है, उसको एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। एम्पेरिकल जो फार्मूला होता है जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, कह रहे हैं कि सिलिका सैंड है, ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन और इसकी रेशो क्या 1/2 है, यानी कि इसकी हम रेशो हम कैसे निकालनी है, इसका जो फार्मूला SiO2 है, ठीक है। तो एक सिलिकॉन है और 2 ऑक्सीजन है तो इसकी सिंपल रेशो क्या है, 1/2 है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक और एग्जांपल देती हूँ, किसी भी कंपाउंड का जो सिंपल फार्मूला हमने निकालना ना होल नंबर सिंपल एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, वो हमने कैसे निकालना है, ठीक है, वो मैं 1 मिनट कहती हूँ कैसे शेयर करना, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, H2O2 है, ठीक है। इसको हमने कैसे करना है, इसको ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H, यहाँ पे हम लिखेंगे O, ठीक हो गया। H हमारे पास कितने हैं, 2 है, O हमारे पास कितने हैं, 2 है। यहाँ पे हम 2 का टेबल करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 दा 2, तो हमारे पास क्या चीज़ बची, एक H बचा और एक O बच गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या, इसका एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास कौन सी है, दूसरा हमारे पास फार्मूला यूनिट क्या होता है, ठीक है। जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनका जो फार्मूला होता है उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली क्या होता है, जो किसी भी कंपाउंड्स की होल जो टोटल जो एक्चुअल नंबर रेशो होती है ना वो हमें बताता है। जैसे कि हमारे पास से एग्जांपल हम ले लें, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये देखें H2O2 है, ठीक है ना, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, एक H बचा एक O बचा, तो उसको हमने यहाँ पे लिखा तो OH इसका एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। सिमिलरली हमारे पास क्या है, बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला जो होता है बेसिकली वो क्या, तो C6H6 होता है, ठीक है। जब इसको हमने कैलकुलेट किया 6 1 दा 6 6 1 दा 6 CH बच गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज है,
C6H12O6 है इसका फार्मूला। तो इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, 6 1 द 6, 6 1 द 6, 6 2 द 12, तो CH2O इसका एम्पेरिकल फार्मूला। सिमिलरली उसने हमें कहा हुआ है कि हमने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सॉरी ये हम भूल। अब जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना किसी भी कंपाउंड का, बेसिकली वो क्या चीज़ होती है, अब ये चीज़ आपको बतानी है। मॉलिक्यूलर जितने भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, ये एटम्स होते हैं, ठीक है, उनका जो मास होता है उसको हम क्या करें, प्लस करें आपस में, यानी उसका सम लें, तो हमारे पास जो टोटल मास बनेगा वो क्या कहलाएगा, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, Cl2 है इसका, और वाटर है हमारे पास, इसका मास 18 AMU है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका फार्मूला 44 AMU है। यह कैसे हुआ, ठीक है, यहाँ पे उसने इसके एग्जांपल यहाँ पे HNO3 का हमने मास कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें, जैसे हम जो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है वो 1 होता है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए टोटल हमारे पास हाइड्रोजन्स कितनी है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय H, फिर नाइट्रोजन्स कितनी है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय N, और ऑक्सीजन कितनी है 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय O, ठीक हो गया। तो 1 एज इट इज़ हम 1 इंटू 1 ही आ जाएगा। और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 14, तो 14 1 सा 14, तो 3 इंटू एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 48 आएगा, नाइट्रोजन का एज इट इज़ 14 रहेगा और हाइड्रोजन का 1 है, इन सब को आपस में प्लस किया तो हमारे पास 63 AMU बन गया है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसका फार्मूला मास कितना 100 AMU आएगा, ठीक हो गया। फिर सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरा इसने कहा मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ K2SO4 हमने फाइंड आउट करना है। एक जो हमारे पास पोटेशियम है, के किसको कहते हैं, पोटेशियम को कहते हैं, तो ये हमारे पास पोटेशियम है, ठीक है, इसका मास कितना है 39 AMU है। फिर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32 है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 16 है, फार्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम फार्मूला इसका क्या है K2SO4 है। तो K2 हमारे पास कितने 2 है ना, 2 इंटू 39 इसका टोटल मास हमने लिखा, प्लस एक सल्फ़र है, एक सल्फ़र का 32 मास होता है, तो यहाँ फार्मूला के अंदर भी एक सल्फ़र है 32 इंटू 1, और जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है उसका मास होता है 16, तो यहाँ पे कितनी है 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 16 किया, तो इन सब को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास टोटल आंसर आया 174 AMU, ठीक हो गया। अब आयन क्या चीज़ होती है, ठीक हो गया। कोई भी एटम जो होता है ना, जब वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को या गेन करता है या लॉस करता है, तो उसके ऊपर या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक हो गया। अगर कोई एटम क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज वाले एटम को हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। अगर के वो इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करे, ठीक है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर लेती हूँ कि जब भी हमारे पास कोई एटम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और अगर के वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज करता है, गेन का मतलब ये क्या होता है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। जहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये देखिए हाइड्रोजन ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया हुआ है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो इसका यानी कि इसका कैटायन बन गया। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को ले रही है, उससे इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, एनायन है, ठीक है। एटम क्या होता है और आयन क्या होता है, एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। और ये किसका, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और आयन भी क्या है, ये भी इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड का एक यूनिट है, आयन यूनिट है, एटम क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, और कर भी सकता है, कभी कभी नहीं भी करता, ठीक है, और इट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जबकि आयन जो होता है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, एटम रह सकता है लेकिन आयन जो है वो नहीं रह सकता, ठीक हो गया। इसी तरह से
जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, और आयन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब वो चार्ज आएगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क बताना है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, किसी भी पार्टिकल, किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है। एक और चीज़, जो मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है, ठीक है, और कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर आयन होता है ये कैसे बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑलवेज न्यूट्रल होता है, जबकि मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल होता है वो कम्बिनेशन ऑफ किससे बनता है, एटम से, और ये जो मॉलिक्यूलर आयन है वो किससे बनता है, इट इज फॉर्म बाय आयोनाइजेशन है, यहाँ पे आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन से ये बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है, और मॉलिक्यूलर आयन जो होता है वो क्या होता है, रिएक्टिव स्पीशी होती है। उसके बाद अगली हमारे पास जो चीज़ है वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम या एलिमेंट के अंदर हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, जब उसके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, फ्री रेडिकल कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, देखें यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, इनके जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से, या 1 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, या उसके अंदर 9 होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 13 होंगे, या 15 होंगे। ऑड नंबर का पता चल गया ना, कौन से होते हैं, ये 1 3 जो यानी जो 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होते, 2 पे जो भी नंबर डिवाइड नहीं होता वो ऑड नंबर होता है। तो 8 नंबर अगर हमारे पास किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली ये होमोलिटिक होते हैं, और ये क्या करते हैं, बॉन्ड्स की ब्रेकिंग करते हैं, और उसके अलावा ये लाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं और हीट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। जब लाइट और हीट को ये एब्जॉर्ब करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। बेसिकली ये एजेंट होते हैं जो किसी भी चीज़ के केमिकल रिएक्शन में मदद करते हैं, ठीक हो गया। जैसे हमारे पास ये क्लोरीन है, ठीक है, जहाँ पे देखो क्लोरीन के ऊपर जब सन लाइट पड़ी तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, फ्री रेडिकल के अंदर। CH4 है, ठीक है, जहाँ पे इसके ऊपर जब सन लाइट पड़ी तो ये कन्वर्ट हो गया H3 रेडिकल एंड हाइड्रोजन रेडिकल्स के अंदर। अब हमने बताना है कि आयन क्या होता है और फ्री रेडिकल क्या होता है। आयन कौन सा होता है कि जिसके अंदर चार्ज होता है उसको आयन कहते हैं, ठीक है। जबकि जो फ्री रेडिकल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये एग्जिस्ट होते हैं क्रिस्टल की फॉर्म में, और ये क्या होते हैं, कैन एग्जिस्ट एज वेल एज इन एयर, ये भी एग्जिस्ट हो सकते हैं सोल्यूशन की फॉर्म में या फिर हवा में मौजूद होते हैं। जो आयन होते हैं दे फार्मेशन नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो आयन की जो फार्मेशन होती है वो अफेक्ट नहीं करती प्रेजेंस ऑफ लाइट में। जो फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या करते हैं, उनके प्रेजेंस में जो लाइट की जो प्रेजेंस होती है वो उनको हाईली अफेक्टेड करती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूल्स हमने पहले भी पढ़ा था, जब आटम्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनती है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक होते हैं। मोनो जिसके अंदर एक तरह के एटम्स हों, डाइएटॉमिक जिसमें 2 तरह के हों, और ट्राई जिसमें 2 से ज़्यादा की तरह के एटम हों, ठीक हो गया। और होमोएटॉमिक कौन से होते हैं, जिनमें एक तरह के एटम हो, जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन हैं, ऑक्सीजन ओजोन है इसके अंदर 3 एक तरह के ऑक्सीजन हैं, सल्फर के अंदर S8 है, जैसे P4 है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और हीट्रो कौन से होते हैं कि जिनके अंदर डिफरेंट किस्म के एटम हो, उनको हम हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे CO2 है, H2O है, NH3 है, एटसेट्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर बेसिकली क्या होता है, जिस तरह आप देखें कि हम अगर 1 दर्जन अंडे लेते हैं तो वो कहते हैं कि 1 दर्जन के अंदर 12 अंडे हैं, ठीक है। या फिर एक जोड़ा हम जूतों का लेते हैं तो उसके अंदर 2 जूते होते हैं। इसी तरह से 1 मोल हमारे पास जो एलिमेंट होता है ना, कोई भी 1 मोल एलिमेंट होता है तो उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 क्या होते हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। जब भी हम बात करें ना कि किसी भी 1 मोल कोई भी हमारे पास या कंपाउंड है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -23 पार्टिकल्स होंगे। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। और एवोगैड्रोस नंबर जो होता है बेसिकली ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम एवोगैड्रोस था। ये 1776 टू 1856 में ये इसकी डेथ हो गई थी। तो इसने ये जो नंबर है उसने डिवाइस किया था।
तो इस वजह से इनको एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 1 मोल हमारे पास कार्बन है तो उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। इसी तरह से हमारे पास एक वाटर मालिक्यूल जो 1 मोल है तो उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। इसी तरह से एक सोडियम क्लोराइड है, अगर हमारे पास 1 मोल तो उसके अंदर भी ये इतने ही पार्टिकल होंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अब आगे हमने चलना है कि मोल क्या होता है। मोल बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी एलिमेंट की इतनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके अंदर उसके 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स आ जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का कितना है 12 है, तो इसका मतलब ये क्या है 1 मोल उसके अंदर कार्बन है। इस तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना H2O है। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या 1 मोल उसके अंदर वाटर है। H2SO4 का मास कितना 98 है, तो इसका मतलब ये भी क्या 1 मोल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब किसी भी चीज़ के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल अगर हमने किसी चीज़ के कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है कि नॉन मास होगा किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास के साथ। ठीक है, तो नॉन मास जैसे हमारे पास कितना है जी 15 ग्राम है, और मोलर मास इसका कितना है। लेट्स सपोज अगर हमें कोई कहता है कि कार्बन का ना आपने क्या अपने नंबर ऑफ मोल बताना है, तो हमने हमारे पास जो नॉन मास है इसका जो हमें दिया हो वहाँ पे उसने कहा कि हमारे पास 15 ग्राम हमारे पास कार्बन है, तो आप बताओ कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हम क्या करेंगे 15 ग्राम को डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास, कार्बन का जो मोलर मास होगा 12 होगा उसके साथ, तो हमारे पास जितना भी आंसर आ जाएगा उसके नंबर ऑफ मोल होंगे। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस किससे हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई करेंगे। मास कैसे हम किसी भी चीज़ का कैलकुलेट करेंगे, जब नंबर ऑफ मास ऑफ सब्सटेंसेस को नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोलर मास के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास केमिकल कैलकुलेशन। सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखें कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, H3PO4 है, ठीक है, जिसकी जो अमाउंट है 40 ग्राम है। तो हमने ये करना है, हमने ये बताना है कि आया इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। हमने ये चीज़ कैलकुलेट करी, ग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हमने गिवन मास दिया हुआ ना 40 ग्राम है, तो वहाँ से हमने इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, ठीक है। एक फास्फोरस का मास कितना होता है, और PO4। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 4 होता है। तो अब हमने ये बताना है आपको कि टोटल जो हमारे पास H3PO4 है, इसका जो मास है वो किसके इक्वल होता है, 98 ग्राम पर मोल के। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ ग्राम पर ग्राम ऑफ मालिक्यूल हमने वैसे कैलकुलेट करना है। तो मास इसका कितना है 40 है, और जो गिवन मास है वो इसका जो मोलर मास होता है वो कितना है 98 है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास टोटल आंसर आएगा दैट इज इट्स नंबर ऑफ ग्राम मालिक्यूल्स। ठीक है, आगे भी इसकी बहुत सारी केमिकल कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी कैलकुलेशंस करवाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ है और इसके लिए अलग से लेक्चर्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। और ये जो अभी मैंने आपको मोलर मास वाला समझाया, ये भी मैं आपको कल अभी और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में सारा समझाऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल सा है और आप लोगों को ये यहाँ पे समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक वाली ये बुक है इसमें थोड़ी सी चीज़ें कम्प्लेक्स लिखी हुई हैं, तो आपको इजीली इस तक एक ब्लैक वाइट बोर्ड के ऊपर मैं आपको नहीं समझाऊंगी तो आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।